गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी की लॉकडाउन के समय निरंतर रूप से पढ़ाई चल रही होगी और ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी जो क्लासें चल रही हैं इसका आप भरपूर प्रयोग कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई को बढ़ाने में, अपने ज्ञान को बढ़ाने में। बच्चों, अपनी इस ऑनलाइन के रिवीजन की क्लास के माध्यम से आज हम देखेंगे भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रयोग क्या हैं, कहाँ कहाँ उसकी यूटिलिटी है, क्या क्या उसके प्रयोग हम करते हैं। दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इन टूडेज कंटेक्स्ट। हम देखेंगे कि क्या क्या प्रयोग हम करते हैं। तो बच्चों, यहाँ आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हमने जैसा देखा अपने इस कक्षा में शुरुआत में हमने एरियल फ़ोटोग्राफ्स की बात की। एरियल फ़ोटोग्राफ एक विकास का प्रारंभिक चरण था। उसके बाद हमारी फ़ोटोग्राफ से हम आगे बढ़े। हमने एरियल फ़ोटोग्राफ्स को देखा जो हवाई जहाज़ों से ली जाती है, उसके सभी व्यवस्थित जो नियम है, उसकी जो तकनीक है उसकी बात की। उसके बाद हमने बात की रिमोट सेंसिंग की, जो हमारा विकास का एक और चरण था जब हमने अंतरिक्ष से धरती पर होने वाली विभिन्न गतिविधियों और विभिन्न स्थल रूपों का चित्रण किया, उससे इमेजेस ली और उसकी प्रोसेसिंग की। और अब ये तीसरी तकनीक जो हम इस कक्षा में देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं रिमोट सेंसिंग। जीआईएस के एप्लीकेशन पार्ट में जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे जो सूचना है वो प्रारंभिक तौर पर आपके एरियल फ़ोटोग्राफ और इमेजेस से प्राप्त होती हैं और बाद में उन्हीं को जीआईएस के सॉफ्टवेयर की मदद से हम विभिन्न सारे प्रयोगों में लाते हैं। आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए कि आपको पढ़ते समय ऐसा लगेगा कि रिमोट सेंसिंग से जो आप प्रयोग में चीज़ें कर रहे थे, जो काम आप ले रहे थे, वही जीआईएस से भी आप वैसे ही काम ले रहे हो, क्योंकि जो रिमोट सेंसिंग है वो डेटा देने वाला एक स्रोत है। वहीं जीआईएस से हम डेटा को मैनिपुलेट करके, उसे एक्सट्रैक्ट करके बहुत सारी सूचनाएं ऐसी निकालते हैं जिनको हम विविध कामों में लाते हैं। तो यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग हम अपने इससे पिछले वाले चैप्टर में देख चुके हैं, जहाँ पर हमने रिमोट सेंसिंग जीआईएस के उपयोग देखे थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और एप्लीकेशन देखते हैं जीआईएस की क्या एप्लीकेशन है। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि भौगोलिक सूचना तंत्र एक क्रांतिकारी और नित्य विकास करने वाली तकनीक है। हर रोज़ इसमें कुछ ना कुछ नया ऐड होता है। ये बहुत ही ऐसी तकनीक है जो रोज़ बदलती है। इसके बहुआयामी प्रयोग हैं। इस तकनीक से वर्तमान के विकास परिदृश्य को आमूलचूल बदलने की क्षमता है इसमें, और विकास के सभी क्षेत्रों में प्रयोग किया जा रहा है, जैसे सामाजिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, मछली पकड़ने के क्षेत्र में, खनिजों के निकालने के क्षेत्र में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल में। तो देखिए, सामाजिक आर्थिक विकास में विकास की बहुत सारी चुनौतियां हैं। विकास के लिए बहुत सारी नीतियां बनानी पड़ती है। उसको प्रभावशाली ढंग से लोगों के सामने लाने और लागू करने में रिमोट सेंसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और उसमें जीआईएस बहुत मदद कर रहा है। कृषि के क्षेत्र में मौसम की जानकारी, मिट्टी के गुणवत्ता, उसकी बनावट, मंडियों के भाव को किसानों तक पहुंचाने और इस तरह के बहुत सारे कार्य जो कृषि आधारित हैं वो भी करता है। हम और आगे विस्तृत रूप से देखेंगे। यहाँ सिर्फ एक आपके लिए इंट्रोडक्शन रूप में यहाँ लिखे हुए हैं। उद्योगों के क्षेत्र में यदि हम देखें तो सही जगह का निर्धारण, कच्चे माल की जानकारी देना, उत्पादों को मांग वाले क्षेत्रों तक पहुंचाना और इस तरह की बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसी तरह मछली पकड़ने के लिए जो हमारे मछुआरे महासागरों में या नदियों में या जो हमारे तटवर्ती हिस्से वहाँ जाते हैं, तो उनके बारे में बहुत सारी जानकारी ये जीआईएस के माध्यम से हम उनको निकाल कर ये बता सकते हैं कि कहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा हैं, किस ओर जाने से उनको फ़ायदा हो सकता है, या महासागरों में कब तूफ़ानी स्थिति हो सकती है या नहीं जाना चाहिए। इस तरह की जानकारी हम उन्हें देते हैं। और इसी तरह खनिज संसाधनों के दोहन में और उनके वितरण में हम बहुत बार जो जीआईएस का प्रयोग करते हैं। तो जीआईएस के प्रयोग क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? थोड़े और आपके सामने प्रयोग दिखाए गए हैं जो हम मानव जीवन में, दिनचर्या में हम ऐसे काम करते हैं जहां इसका प्रयोग किया जाता है। तो मौसम विभाग द्वारा मौसम के आंकड़ों को लेना और उनको जनता तक पहुंचाने का काम होता है, ताकि जो खतरनाक परिस्थितियां हैं या जो भी परिस्थितियां चल रही हैं वायुमंडल की, उसकी जानकारी तुरंत प्रावधान से हम जनता तक पहुंचा पाएँ। किसी भी जगह या समुद्र
में पानी के स्तर या बर्फ़ की मात्रा आदि का पता लगाने के लिए हम सुदूर संवेदी चित्र लेते हैं और उसको जीआईएस के माध्यम से प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन को डिस्पेंस करते हैं। इसी तरह किसी क्षेत्र में आपातकालीन परिस्थिति की सही जानकारी का पता लगाना, युद्ध होने पर हम जो हमारे शत्रु राष्ट्र हैं उनके बहुत सारी सूचनाएं एकत्रित करके और हम अपने सैनिकों की मदद करते हैं ताकि हम युद्ध में अपर हैंड ले सकें। इसी तरह प्राकृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए भी हम बहुत बार रिमोट सेंसिंग और जीआईएस, देखिए ज़्यादातर जगह ऐसी आपको मिलेगी जहाँ पर रिमोट सेंसिंग जीआईएस दोनों एक साथ काम आती हैं। जीआईएस अपने आप में कुछ नहीं है जब तक इसके पास सूचनाएं नहीं हैं। जो सूचनाएं हम सैटेलाइट इमेजरीज के रूप में प्राप्त करते हैं वो जीआईएस के लिए टूल का काम करती हैं। जीआईएस उन्हीं के ऊपर ही काम करता है। तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है कि रिमोट सेंसिंग जीआईएस दोनों एक दूसरे के पारस्परिक विकास को सहयोग कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के विकास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। यदि रिमोट सेंसिंग नहीं है तो जीआईएस का कोई प्रयोग नहीं है, यदि जीआईएस नहीं है तो रिमोट सेंसिंग से इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत ही मुश्किल है। अब देखिए भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रयोग द्वारा जल संसाधनों का जो मैनेजमेंट है वो किस तरह किया जाता है। तो सबसे पहले वर्षा जल के सामयिक और स्थानिक रूप से असमान होता है, जिसके कारण बाढ़ और सूखा आता है, जो एक प्रमुख घटनाएं हैं। और भारत जैसे जो कृषि प्रधान देश है वहाँ ये और भी ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, क्योंकि यहाँ पर कृषि आधारित समाज है। कृषि में सूखा और बाढ़ दोनों ही विनाशकारी होते हैं। तो इनकी सही जानकारी निकालने के लिए हम जो सैटेलाइट से इमेजेस लेते हैं और निरंतर इस पर नज़र बनाए रखते हैं कि किन क्षेत्रों में कौन से जल संसाधन हैं जहाँ पर जल में वृद्धि हो रही है या बड़ी तीव्र गति से कमी हो रही है। जल संसाधनों का सर्वेक्षण तथा मानचित्रण प्रभावी ढंग से किया जाता है। इसी तरह स्थलाकृतिक मानचित्रण, हवाई छायांकन जैसी परंपरागत विधियों के प्रयोग में काफ़ी समय लगता है और उसकी कुछ सीमाएं होती हैं। तो सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना प्रणाली का प्रयोग करके हम काफ़ी समय से बड़ी तीव्र गति से अपने काम को अंजाम दे पाए हैं। आगे देखिए सुदूर संवेदी जो विधि है उसका बड़े क्षेत्र में हम प्रयोग कर सकते हैं, कम समय में हम प्रयोग कर सकते हैं। यानी बहुत बड़ा एरिया हम कम समय में, कम से कम समय में जानकारी को जुटा सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं। सुदूर संवेदी और भौगोलिक सूचना तंत्र जैसे प्रणालियों का जो प्रयोग है वो जल संसाधन और उनके प्रबंधन में किया जाता है, लैंड यूज़ क्लासिफिकेशन में किया जाता है, बाढ़ नियंत्रण में किया जाता है, जल विभाजकों के मानचित्रण में किया जाता है, अपवाह तंत्र के अध्ययन में किया जाता है, बर्फ़ जहाँ जमी होती है उनके हिमाच्छादन क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, जल की गुणवत्ता के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह आप देखिए कि बहुउपयोगी चीज़ है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। तो सबसे पहले देखते हैं लैंड यूज़ क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। बच्चों, जैसा मैंने रिमोट सेंसिंग की क्लास में बताया था कि लैंड यूज़ हम किसी भी देश में जो भूमि उपलब्ध होती है उसको विभिन्न कामों में लाया जाता है, और यदि हम उसके अलग अलग क्षेत्रों को देखें किस में क्या काम किया जाता है तो हम पाएंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है वो है भूमि उपयोग का। हम भूमि उपयोग में बहुत सारा एरिया हमारे घरों के अंदर है, घर बने हैं उसके ऊपर। उसी तरह बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ जंगल हैं, बहुत सारी जगह ऐसे जहाँ खेती बाड़ी करते हैं। तो इन सभी का अलग अलग जानकारी हम जीआईएस की मदद से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास रिमोट सेंसिंग के अंदर लैंड यूज़ क्लासिफिकेशन की जो महत्ता है, जो उसकी इम्पैक्ट है वो और भी बढ़ गया जब से हमारे पास मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स की जो इमेजेस हैं वो आ जाती हैं और हम बड़ी सूक्ष्मता से हम लैंड यूज़ का एनालिसिस कर सकते हैं, छोटे से छोटे पैमाने पे और बहुत बड़े एरिया के लिए भी। तो कृषि, वन प्रबंधन, शहरी भूमि सतह के ऊपरी मृदा के होने वाले अपर्दन, वाष्पीकरण इत्यादि की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अपवाह की मात्रा, आर्द्रता, भूजल पुनर्भरण आदि की भी जानकारी हमें प्राप्त कर सकते हैं। तो हम मानचित्र बनाते हैं और लैंड यूज़ और लैंड यूज़ चेंजेस, जैसे हमने पीछे देखा कि चेंज डिटेक्शन भी, जब हम दो समय की तस्वीरें लेते हैं, इमेजेस लेते हैं, तो हम पाते हैं कि जाहिर सी बात है काफ़ी समय में उस जगह पे बदलाव आया होगा, कुछ चीज़ें बड़ी होंगी, कुछ चीज़ें घटी होंगी। तो जीआईएस की मदद से हम चेंज डिटेक्शन भी करते हैं, जो लैंड यूज़ क्लासिफिकेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है। सुदूर संवेदन द्वारा आंकड़ों का जल वैज्ञानिक भी प्रयोग करते हैं। जैसा मैंने पीछे भी बताया कि जल की स्थिति बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ
जल रोका गया है, कहाँ रुका है, कहाँ बारिश हो रही है, कहाँ बारिश की मात्रा कम है, इस सभी जानकारी को हम जुटाते हैं। सुदूर संवेदन द्वारा भूमि उपयोग के अनुरूप जो हमारे प्रयोग हैं वो बहुत ही जटिल हैं। बच्चों, जल जो है, जल ही जीवन है, तो जल के सही प्रचार को प्रसार के लिए आवश्यक है कि हमें उसकी सही जानकारी हो, समय और स्थान की जानकारी हो कि कहाँ जल की कमी है, कहाँ जल आवश्यकता से अधिक है। इसी तरह हम वनस्पति के जो कितनी हरी है उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे उसके एनालिसिस करके हम सही जानकारी प्राप्त कर पाते हैं कि वनस्पति की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य उसका कैसा है, कितनी उसकी पैदावार है। अब यदि हम फ्लड मैपिंग पे करें तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत जैसे देश में जहाँ पर जो बाढ़ है वो एक वार्षिक घटना है। हर वर्ष भारत के कुछ निश्चित क्षेत्र हैं जहाँ बाढ़ आती ही आती है। उन क्षेत्रों का निर्धारण करना, उनका परिसीमन करना और उनके लिए नियोजन करने का काम हम जीआईएस की मदद से करते हैं। सबसे पहले जीआईएस की मदद से हम उन क्षेत्रों को मैपिंग करते हैं जहाँ से नदियाँ अपना जल ग्रहण करती हैं। इसको कैचमेंट एरिया कहते हैं। और ये कैचमेंट एरिया में जब ज़्यादा बारिश होती है तो जीआईएस मॉडल के से हम ये अनुमान लगा पाते हैं कि किस किस क्षेत्र में बाढ़ आएगी और उसके क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं, क्या उनके ऐसे कदम हो सकते हैं जिनसे बाढ़ के खतरे को कम किया जा सकते हैं, जान और माल को कम से कम किया जाए। तो सुदूर संवेदन तकनीक से विभिन्न परिमाणों पे आंकड़े, बाढ़ के आंकड़े प्राप्त होते हैं और इनसे हम मॉडल बना सकते हैं जिनसे हम ऐसी नीतियां बना पाएँ कि बाढ़ का प्रभाव कम से कम हो। किसी विशेष पुनरावधि काल में बाढ़ विस्तार का भी आकलन कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि चेंज डिटेक्शन भी कर सकते हैं। पहले कितने एरिया में बाढ़ आती थी, फिर कितने एरिया में बाढ़ आती है, क्या बाढ़ का क्षेत्र घटा है या बढ़ा है। बाढ़ से होने वाले जल स्तर में भी आपको पता है विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जल स्तर होता है। तो कहाँ ज़्यादा जल स्तर चढ़ा है, कहाँ ज़्यादा समाधान की आवश्यकता है, इस तरफ भी हम काम करते हैं। इन आंकड़ों की सहायता से हम बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की नीति निर्धारण भी कर सकते हैं, जीर्णोद्धार का काम भी कर सकते हैं, क्षतिपूर्ति के मूल्यांकन में भी हम मदद कर सकते हैं। तो जो लैंड यूज़ है उसके बाद वाटरशेड मैनेजमेंट भी एक इस तरह का काम है जिससे उच्च क्षेत्रों में होने वाली वर्षा, जहाँ पर जो वाटरशेड में चेंजेस आ रहे हैं उनमें, और साथ ही साथ वाटरशेड के ऊपरी इलाकों में जो वनों की कटाई है उस पर भी हम नियंत्रण रख सकते हैं, उसकी भी हम जानकारी ले सकते हैं। सुदूर संवेदन की सहायता से विभिन्न ज्योग्राफिक जो जियोफिज़िकल जो हमारी एंटिटीज़ हैं उन पे नज़र रखी जाती है। जल निकासी पर ध्यान रखा जाता है, कहीं जल निकासी का मार्ग बहुत छोटा तो नहीं है या वहाँ पे लोगों ने इंक्रोचमेंट तो नहीं कर लिया है, जिसके कारण कई बार नदी का मार्ग संकुचित हो जाता है और बाढ़ का खतरा बार बार हो जाता है। तो इस तरह की जानकारी भी हम जीआईएस मैपिंग से ले सकते हैं। अब जीआईएस वाटर कंजर्वेशन में भी हम यूज़ करते हैं कि भाई किन किन क्षेत्रों में जल की नितांत अभाव है, कहाँ कहाँ जो हमारा इवेपोट्रांसपिरेशन है वो बहुत ज़्यादा है और कहाँ हमें वर्षा जल के संचयन की बात करनी चाहिए। अगर हम वाटर कंजर्वेशन में देखें तो जहाँ बाढ़ का पता चलता है वहीं सूखे की भी हमें जानकारी प्राप्त होती है और जो हमारे जल वैज्ञानिक हैं वो इवेपोट्रांसपिरेशन के एनालिसिस करके पहले से ही उन क्षेत्रों को इंकित कर लेते हैं, डिमार्केट कर लेते हैं जहाँ पर सूखे की खतरा है, सूखे की स्थिति हो सकती है और भविष्य में भी जहाँ पर भविष्य में भी जो सूखे की खतरा बढ़ सकता है तो उसका नियंत्रण के लिए, उसके प्रभावशाली प्रबंधन के लिए नीतियाँ बनाते हैं। तो सुदूर संवेदन का अब यदि कृषि में प्रयोग देखें तो हम कृषि में भी बहुत सारे प्रयोग करते हैं। हमने रिमोट सेंसिंग की जो पिछली जो स्लाइड थी जिसमें एप्लीकेशन की बात की थी, वहाँ भी मैंने कृषि के बहुत सारे प्रयोग आपको बताए थे। यदि हम यहाँ देखें जीआईएस से क्या प्रयोग कर सकते हैं तो फसलों के उत्पादन का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, उनकी स्थिति हम देख सकते हैं। फसलों के जो स्थिति है उसकी जानकारी भी हम प्राप्त कर सकते हैं, सटीक जानकारी। यदि फसलों में किसी प्रकार की बीमारी है तो बीमारी का प्रभाव और कितना क्षेत्र उससे प्रभावित है इसकी भी हम जानकारी ले सकते हैं। सिंचाई की आवश्यकता किन क्षेत्रों में है, कितनी दूर तक सिंचाई जो है वो पहुंच चुकी है और कहां तक जो है हमारे पास जल उपलब्ध है। इसी तरह आपने एक बार पिछले दिनों देखा कि जब हमारे यहाँ गेहूं की, चावल की फसल निकाली जाती है तो बहुत सारा जो
कृषि अवशिष्ट है उसको जला दिया जाता है। तो रिमोट सेंसिंग की और जीआईएस की मदद से हम उन क्षेत्रों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां पराली जलाई जा रही है और उसके रोकथाम के लिए जो आवश्यक कार्रवाई है वो कर सकते हैं। आपने देखा पिछले फसल जो समय था जब हरियाणा सरकार ने हरसेक की सहायता से बड़ा ही प्रभावशाली कार्य किया और जहां बड़े पैमाने पे पराली जलाई जाती थी उसके रोकथाम के लिए और नियंत्रण के लिए काफ़ी अच्छे प्रयास किए, किसानों को जागरूक किया। तो ये जीआईएस का प्रयोग है जो हम रिमोट सेंसिंग की मदद से करते हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे रिमोट सेंसिंग जीआईएस किया जाता है। यदि हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में हिसार में हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है जिसको हरसेक कहा जाता है, जो भारत में और साथ ही साथ हरियाणा में रिमोट सेंसिंग के एप्लीकेशन की बात करता है, जहां पर उसके प्रयोग के जो काम है वो किए जाते हैं। अब यदि देखें तो रिमोट सेंसिंग के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं उसमें इसरो है और बहुत सारे रीजनल इंस्टीट्यूट हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि हरसेक हरियाणा में है, जो हरियाणा की बहुत सारी रिमोट सेंसिंग जीआईएस से जुड़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसके लिए डेटा तैयार करता है और इसरो से वो रॉ मटेरियल लेता है। जाहिर सी बात है बहुत सारे फोटोग्राफ्स और इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट इमेजेस की आवश्यकता पड़ती है, उसका प्रयोग करके हरियाणा सरकार की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जाता है। अब आपके सामने कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हमने रिमोट सेंसिंग के चैप्टर में भी देखे थे कि रिमोट सेंसिंग की क्या एप्लीकेबिलिटी है। उन्हीं में से बहुत सारे उदाहरण यहाँ दोबारा भी दिखाए गए हैं। तो सबसे पहला है, देखिए आपके सामने एक लिस इमेज है हाई रेजोल्यूशन की, जिसमें ग्रीनिंग इंडेक्स दिखा गया है, ग्रीन हेल्थ इंडेक्सिंग की गई है हरियाणा के विभिन्न शहरों की कि किस जगह जो हरियाली है वो अच्छी है और उनका स्वास्थ्य कैसा है। इसी तरह हरियाणा सरकार एनसीआर में जो ईंट के भट्टे हैं उनकी देखरेख करती है, उन पर नियंत्रण रखती है, उनकी स्थिति की जानकारी रखती है कि किस तरह वो हरियाणा में प्रसारित हो रहे हैं और उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करते हैं। साथ ही साथ ये सूचनाएं शहरों में उपलब्ध कराई जाती हैं कि कहीं जहां ईंट भट्टे हैं वहां तक की सूचनाएं पहुंचाई जा सके उन तक जो जहां पे इनकी मांग है। आप जानते हैं ईंट भट्टों की डिमांड ज़्यादातर शहरों के आजू बाजू होती है, तो शहरों के विकास में जो ईंट के भट्टे हैं उनका विकास बहुत महत्वपूर्ण है। तो एनसीआर में इस तरह से जीआईएस की मदद से ईंट के भट्टों पर कार्रवाई की जाती है। आगे देखिए, इसी तरह मॉइस्चर इंडेक्स है, यदि ज़मीन में मॉइस्चर देखा जाए तो उसकी भी जानकारी ली जाती है, क्योंकि भारत और हरियाणा विशेष रूप से जो कृषि प्रधान राज्य है जहाँ पर नमी की जो मात्रा है खेत में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दूरगामी प्रभाव होते हैं। तो इस दूरगामी प्रभाव वाले एरिया में भी काफ़ी हमने सराहनीय काम किया है। जीआईएस की मदद से हम सॉइल की मॉइस्चर इंडेक्स देखते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर सिंचाई की कितनी आवश्यकता है, कितने दिनों में सिंचाई की पुनरावृत्ति की आवश्यकता है, इस तरह की जानकारी हम उपलब्ध कराते हैं। एक ये जो कार्य है जो आपके सामने है, ये जो हमारे हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट है उसकी सहायता से पूरे भारत के स्तर पर किया जा रहा है। आपके सामने उत्तर प्रदेश का एक बेसिन दिखाया गया है जिसमें आप देखिए बहुत सारी नदियां हैं और बहुत सारी नदियां एक मुख्य नदी में आके मिलती हैं। ट्रिब्यूटरीज़ हैं बहुत सारी मुख्य नदी की। तो ट्रिब्यूटरीज़ और मुख्य नदी जो कैचमेंट एरिया बनाती हैं, जो ड्रेनेज बेसिन बनाती हैं, उसका डिलाइनेशन करना, उसका निर्धारण करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हर जो ड्रेनेज बेसिन होता है वो एक नेचुरल रीजन होता है और नेचुरल रीजन होने के कारण वो एक दूसरे से टिप टू बॉटम सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ड्रेनेज बेसिन का डिलाइनेशन का काम भी व्यापक तौर पे किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छा मानचित्र बनाया गया है हरियाणा का, जिसमें हमारे जो कॉटन है और पैडी है उसकी डिस्ट्रिक्ट वाइज लोकेशन दिखाई गई है कि किन क्षेत्रों में पैडी ज़्यादा है, कहाँ पर कॉटन ज़्यादा है, और उसकी ग्राउंड ट्रूथिंग भी की गई है। ग्राउंड ट्रूथिंग एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें बच्चों क्षेत्र में जाके हम सही अपने जो इमेजेस हैं उसके सही इंटरप्रिटेशन में उसका प्रयोग करते हैं। हम वास्तविकता में जाके देख के आते हैं कि आप इमेज में जो चीज़ें दिखाई गई है वो वास्तव में भी वहाँ है या कोई कन्फ्यूज़न होता है, तो उसकी स्थिति में हम कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए भी ग्राउंड ट्रूथिंग करते हैं। यह है सेक्टर के डेवलपमेंट में कि सेक्टर में कोई अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन तो नहीं है या कहाँ कितने सेक्टर में कौन से प्लॉट खाली हैं, इस तरह की जानकारी भी
शहरी विकास में हम जीआईएस की मदद से रिमोट सेंसिंग का कर रहे हैं। सॉइल हेल्थ टेस्टिंग, आप जानते हैं कि कृषि प्रधान होने के कारण जो हमारी सॉइल है उसकी गुणवत्ता एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। तो हम इस तरह का भी काम कर रहे हैं जहां पर हम अपने खेतों के जो मिनरल कंटेंट है उनका जीआईएस की मदद से सूचनाएं ले रहे हैं और किसानों को ये जानकारी दी जा रही है कि जिस पदार्थ की कमी है उसी को खेत में डाला जाए, अनावश्यक रूप से अन्य जो तत्व हैं वो ना डाले जाएं जो बाद में प्रदूषण का काम करते हैं। ये एक मैं क्लास में भी बड़ा अच्छा उदाहरण बता रहा था कि आईसीटी पटवारी बना दिया गया है, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पटवारी। पटवारी का मूल रूप से काम था बच्चों के खेतों की स्थिति, ज़मीन की स्थिति के बारे में जानकारी रखें। तो अब वो रिमोट सेंसिंग की मदद से जीआईएस के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो कर रहे हैं। अब हमारे पास हर किले के मालिक का उसमें क्या फ़सल है, उसने पिछले साल कौन सी फ़सल बोई थी, कहाँ कितनी मॉइस्चर है, इन सभी की जानकारी किले स्तर पर है, जो बहुत ही व्यापक लाभ की है। आप देखेंगे आने वाले समय में जीआईएस की एप्लीकेशन और भी बढ़ेंगी और इस फील्ड में बहुत ही सुनहरा भविष्य है, बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। ये है जो सैंड माइनिंग होती है, आपने सुना होगा हरियाणा के दक्षिण हरियाणा में मूल रूप से जो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल वाला इलाका है वहाँ पर अरावली की माइनिंग की जा रही है जो सरकार द्वारा बैन कर दी गई है। तो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि कौन कौन से क्षेत्रों में माइनिंग हो रही है और उस पर चेक लगा के नियंत्रण रखा जा सकता है कि कहाँ कहाँ हो रही है, क्यों की जा रही है और उस पर यदि प्रभावशाली हम कार्य करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस तरह बच्चों भौगोलिक सूचना तंत्र एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। आपको जीआईएस खुद कुछ नहीं करता है बल्कि आपको इस तरह की जानकारी उपलब्ध कराता है जिससे आप सटीक जानकारी के आधार पर कोई फैसला ले पाएँ। तो आप देखिए ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से आंकड़े जो प्राप्त होते हैं वो बहुत ही दूरगामी प्रभाव वाले होते हैं और जिससे आप सूचनाएं निकाल सकते हैं। आंकड़ों को दिखाया जाता है, सदृश्य दिखाया जाता है और इसके बाद आपको इफ़ेक्टिवली डिसीजन लेने के लिए बहुत सारी जानकारी होती है ताकि आप जो जानकारी है उसके आधार पर सही फैसला ले पाएँ, नियोजन के सही कार्य कर पाएँ। इसलिए हम कहते हैं कि जीआईएस जो है एक इफ़ेक्टिव डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। अभी हमने पीछे देखा किन किन कामों में प्रयोग लाया जाता रहा है जीआईएस को, तो एक बार वही दोबारा निष्कर्ष के रूप में लिखी गई हैं। ये उल्लेखनीय है कि सुदूर संवेदी तकनीक की कुछ सीमाएं ज़रूर हैं, लेकिन ये पुरानी जो तकनीक है उनसे बहुत अच्छी है। यदि इसका सही और कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जाए तो हम जीआईएस से बहुत सारी सूचनाएं निकाल सकते हैं। जो भारत जैसे देश में जहाँ कृषि प्रधान है, जहाँ जनसंख्या का बहुत भारी दबाव है और विकासशील देश है, वहाँ पे इनका बहुआयामी प्रयोग किया जा सकता है। तो बच्चों ये था आज का जो हमारे ऑनलाइन रिवीजन का चैप्टर था। इसमें हमने देखा कि जीआईएस से हम क्या कर सकते हैं। जीआईएस जैसा मैं एक बार निष्कर्ष के तौर पे यदि बताऊं तो जीआईएस एक ऐसी तकनीक है जो समय के साथ बहुत तीव्र गति से विकसित हो रही है और इसका एक से ज़्यादा मल्टीपल यूटिलिटी है। लेकिन यहाँ ये भी समझने की बात है कि जो जीआईएस है वो स्वयं में कोई विशेष प्रयोग की नहीं है जब तक इसके पास रिमोट सेंसिंग के साथ इसकी इंटीग्रेशन ना हो। रिमोट सेंसिंग से जो हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जीआईएस से उन सूचनाओं को निकाला जाता है और विभिन्न प्रयोगों में लाया जाता रहा है। जो हमारी सूचनाएं हैं उनका प्रयोग हम हाइड्रोलॉजिकल पर्पस से करते हैं, जल संसाधनों के संरक्षण में, जिसमें बाढ़ और जो हमारी सूखा आता है उसकी स्थिति पे जानकारी रखी जाती है, नीतियाँ बनाई जाती हैं। इसके साथ एग्रीकल्चर में बहुत सारे यूज़ हैं और बहुत सारे सामयिक यूज़ हैं जो हम कर रहे हैं। आप कई ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं जो हमारी इस परिकल्पना के भी बाहर हैं, लेकिन हम जीआईएस की मदद से वो काम कर पा रहे हैं। इसी तरह फॉरेस्ट्री में भी बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। इसी तरह अर्बन प्लानिंग में, लैंड यूज़ क्लासिफिकेशन में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। तो आप किसी भी क्षेत्र में रखें, यूज़ बहुत सारे हैं जीआईएस के, एक से ज़्यादा यूज़ हैं। इसीलिए जीआईएस आज बड़ी तेज़ गति से विकसित हो रही है और न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में जीआईएस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा मांग है। तो ये था बच्चों पूरा चैप्टर जीआईएस की एप्लीकेशन पर। इससे कई बार हमारे एग्ज़ाम में एक जनरल क्वेश्चन आता है कि जीआईएस क्या होता है और जीआईएस की एप्लीकेशन बताइए, और कई बार हम किसी क्षेत्र स्पेसिफिक की बात करते हैं। जैसे
कोई कई बार पूछा जाता है कि जल विज्ञान में क्या प्रयोग है, तो जल विज्ञान का यदि प्रयोग आप बताएं तो बहुत सारा जल से ऊपर मैपिंग से लेकर हम फ्लड मैनेजमेंट, हम ड्रॉट मैनेजमेंट, हम ग्राउंड वाटर की कंजर्वेशन और इस तरह के बहुत सारे प्रयोग आप लिख सकते हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर में भी कई बार पूछा जाता है, इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आते हैं और जनरल क्वेश्चन भी आता है। तो आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, समझा दिया गया है। और यहाँ एक बार मैं फिर कहूँगा कि ये बात ध्यान रखनी है कि जो रिमोट सेंसिंग की एप्लीकेशन है वही GIS की एप्लीकेशन है, दोनों एक दूसरे के साथ चलती हैं। तो जो पिछला आपका चैप्टर था उसमें भी आप जो पढ़ के आए हैं वो सेम आप यहाँ भी लिख सकते हैं। तो एक ही तैयारी से दोनों आपके जो चैप्टर हैं वो तैयार हो जाएंगे। मैपिंग भी करनी है, अच्छे प्रेजेंटेशन भी करने हैं, तो आपके बड़े ही अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है बच्चों, आपके यदि कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, तो आप जो कॉलेज का ज्योग्राफी का व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसके माध्यम से अपने सवाल और सुझाव दे सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।